सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो कल गाइस तुम्हारा आईसीएसई क्लास 10 लिटरेचर का बोर्ड एग्जाम्स है। तो इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तुम सभी को पता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आता है। एक एक सेट यहाँ पे 16 मार्क्स कैरी करता है। तो हम लोग यहाँ पर प्रोज से यानी कि शॉर्ट स्टोरीज से कुछ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तुम्हारा यहाँ पर सबसे मेन चीज़ की रिविजन हो जाएगा बोर्ड्स के लिए। एंड येस गाइस, ये सारा टाइप्स का क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स में। तो वीडियो गाइस एंड तक जरूर देखना, सारा क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करना। काफ़ी सारा क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड्स के लिए, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा डेफिनेटली। तो चलो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा विद द फोटोग्राफर। एंड येस गाइस, प्लेलिस्ट का लिंक लिटरेचर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम लोग प्लेलिस्ट चेकआउट करना एक बार, काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ है। एमसीक्यूज़ का भी वीडियो तुम्हें मिल जाएगा। सो ये तुम्हारा स्टेफन लीकॉक का स्टोरी है विद द फोटोग्राफर। दिस इज माई फेस, इट इज़ नॉट योर्स, इट इज़ माइन, आई हैव लिव्ड विद इट फॉर 40 years. This is narrator's age, very important. And I know its faults. I know it's out of drawing. I know it wasn't made for me, but it's my face, the only one I have. तो ये हमारा यहाँ पे लाइन्स है जो कि नरेटर यहाँ पे बोल रहा है। और फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, who is saying the lines and in the above extract and to whom. So who is saying the lines? Narrator. And to whom? To the photographer. What is he or she feeling? So he or she is feeling. यहाँ पे कैसा feeling है? तो यहाँ पर feeling लिखना है वेरी एंग्री वाइल एड्रेसिंग द फोटोग्राफर। अबव लाइन वाज सेड बाय नरेटर टू द फोटोग्राफर, ही इज फीलिंग एंग्री वाइल एड्रेसिंग द फोटोग्राफर। एंड यहाँ पर एज पूछा था, ही इज़ 40 years old, और ये एक्सट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज नंबर 2, वाई वॉज द नरेटर एंग्री, वॉज ही जस्टिफाइड इन हिज फीलिंग्स? यू नीड टू राइट दिस। सो वाई वॉज नरेटर एंग्री? द नरेटर वॉज एंग्री एज द फोटोग्राफर वॉज नॉट प्लीज्ड विद द नरेटर्स अपीयरेंस। एंड यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है, वॉज ही जस्टिफाइड, ये भी पढ़ लो। द फोटोग्राफर पॉइंटेड आउट फीचर्स ऑफ द नरेटर दैट ही डिसलाइक्ड एंड वांटेड टू चेंज। और फीलिंग्स पूछा है, वाज ही जस्टिफाइड इन हिज फीलिंग्स? येस, ही वाज जस्टिफाइड इन हिज फीलिंग्स। एनीवन इन सच अ सिचुएशन वुड हैव फेल्ट इंसल्टेड। इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें अपना खुद का ओपिनियन लिखना है बनाकर। नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन, हाउ वाज द फोटोग्राफ टेकन इन द एंड? सो हाउ वाज द फोटोग्राफ टेकन? इट वाज टेकन सडनली, राइट? सो फोटोग्राफ वाज टेकन सडनली, द नरेटर वाज इन द मिडल ऑफ हिज आउटबर्स्ट, द फोटोग्राफर डिडंट give him any warning or wait for him to finish. He snapped the picture abruptly during the narrator's speech. This is important. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next is number 4. What did the narrator explain to the photographer? And do you think the photographer understood what he said? So यहाँ पर आंसर देख लो. The narrator explained that he liked the way he looked. He expressed that he was aware of his imperfections, but he loved himself regardless. And do you think photographer understood what he said? No. The photographer didn't seem to understand the narrator's view. He shows his indifference by ignoring the narrator and clicking a picture of him while he was speaking. And last question from this section, guys, this extract. Did the narrator seek the photographer's approval? Why? So ये हमें यहाँ पर लिखना है इसका आंसर। येस, द नरेटर इनिशियली सॉट द फोटोग्राफर्स अप्रूवल एज ही इज़ इनसिक्योर अबाउट हिज लुक्स, ही वॉज पेशेंट एंड कोऑपरेटिव। तो स्टार्टिंग में उसका सारा बात सुनता है, राइट? पहले तो उसको 1 hour तक वेट कराया जाता है स्टूडियो के अंदर। फिर ही वॉज पेशेंट, कोऑपरेटिव, जैसे जैसे उसको बोला जा रहा था वैसे वैसे वो अपना फेस ऊपर नीचे कर रहा था विद द फोटोग्राफर एंड टॉलरेटेड ऑल हिज क्रिटिसिज्म। द फोटोग्राफर कंटिन्यूसली कमेंटेड ऑन हिज अपीयरेंस बट ही लिसन्ड पेशेंटली एंड कंपाइल्ड विथ हिज इंस्ट्रक्शंस। हाउएवर व्हेन ही couldn't bear anymore, जबकि यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पाया फोटोग्राफर का इंडिफरेंस और इंसल्ट, देन ही स्नैप्स, ही डेमोन्स्ट्रेट्स कॉन्फिडेंस एंड लव फॉर हिज अपीयरेंस, ही asserts that his face may have flaws but he doesn't care and loves it as it is. Next guys, रे ब्रैडबरी का जो पेडेस्ट्रियन स्टोरी है यहाँ से है, he was alone in this world of AD 2053, or as good as alone, he would stand upon the corner of an intersection and peer down. ये लाइंस है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ एनकाउंटर्ड लियोनार्ड मेड एंड वाई? तो ये जबकि यहाँ पर ये होता है एक रोबोटिक कार आता है, राइट? रोबोटिक पुलिस कार। सो हु हैड एनकाउंटर्ड अ रोबोटिक पुलिस कार एनकाउंटर्स लियोनार्ड मेड टू इंटरोगेट हिम फॉर हिज हैबिट ऑफ सॉलिटरी नाइट वर्क स्ट्रोल्स विच आर कंसिडर्ड नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट। और यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में ही दूसरा एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन पुट अप टू लियोनार्ड मेड? सो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज पुट अप, उसका नाम पूछा जाता है, राइट? बाय द रोबोटिक कार। फर्स्ट क्वेश्चन पुट अप टू मेड वाज by the car was what his name was. Second question guys, let's see the second question.
Second question है what kind of a person is Leonard Med and why does he call the houses tomb-like earlier in the story? So what kind of a person, यहाँ पर personality बताना है हमें यहाँ पर. So from the story we can infer that Med is a loner who values solitude and imagination. He does not feel lonely but rather seems to enjoy his own company with his thoughts. Very important, this is the nature of Leonard Med. He seems intended with his solitude. He appreciates nature which indicates his romantic sensibility. और यहाँ पर tomb like वाला का क्या होगा? He calls the houses tomb like in the story because they are very dark. उसका house if you remember it was illuminated but बाकी सारा houses बहुत ज़्यादा dark था, lifeless था. लोग यहाँ पर घर से बाहर इवनिंग के टाइम, नाइट के टाइम नहीं निकलते थे, सब लोग बैठ कर टेलीविज़न देखते थे, बहुत डार्क रहता था. तो ये यहाँ पर बताया गया है विद द ऑक्यूपेंट्स बीइंग लाइक घोस्ट इनसाइड. shadows are compared to phantoms, right? Next यहाँ पे third question क्या है? Let's see the third question quickly. Third question है the story refers to an event which took place in the year 2052. It is election, right? You have to name the event and name the month and the year in which the story takes place. Month was November, right? November evening. So story refers to the election year. Yes, election year of 2052 when the police force was reduced from 3 cars to 1. और यहाँ पर स्टोरी कहाँ पर होता है? स्टोरी टेक्स प्लेस इन नवंबर ऑन वन नाइट इन नवंबर 2053. दिस वाज द ईयर 21st सेंचुरी, राइट? दे वर इन द मिडल ऑफ द 21st सेंचुरी. नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है? लेट्स रीड द क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो व्हाट इज मेड फाउंड गिल्टी ऑफ एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट. रिजल्ट क्या था उसको यहाँ पे लेके जाया जाता है, तुम सभी को पता है, साइकेट्रिक सेंटर. सो यहाँ पर जो है इधर तुम लोग पढ़ सकते हो. मेड इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ बीइंग अ डिवाइन फ्रॉम द set code of conduct. As a result, he is taken into the custody for following regressive tendencies. Next is number 5, guys. Last one from this extract. What do you think the car symbolize and what is Ray Bradbury's prediction about technology? So यहाँ पर क्या होगा? The car symbolize a state power to curb all the non-conformist behavior, which can send people like Med to a psychiatric institution for evaluation of their mind, so as to accept the set code of living. And Ray Bradbury predicts that technology would be harnessed to enforce obedience to the status quo and punish those like Leonard Med who don't conform. नेक्स्ट गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये नाना वाला, ये हमारा गर्ल हु कैन से यहाँ पर लाइंस है, ये तुम लोग कुछ लाइंस रीड कर सकते हो. एंड नाना वुड शेक हर हेड. मामी, मामी हु इज़ मामी? मामी इज़ काया, Adjoa's mother. Mother, why are you always complaining about Adjoa's leg? If you ask me, ... Nana, they are too thin and I am not asking you. Very orthodox nature. Nana has many voices. There is a special one she uses to shut everyone up. Some people have no legs at all. My mother would try again with all her small courage. तो ये लाइन्स है, तुम लोग लाइन्स रीड कर लेना एक्सट्रैक्ट. अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है इसके बेसिस पे? फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, whose legs are too thin? Adjoa's legs, right? Who thinks that? Nana thinks that. Does Kaya think the same? No, she is totally different, right? She doesn't think the same. So यहाँ पे आंसर क्या है? Nana thinks that Adjoa's legs are too thin, and Kaya, Adjoa's mother, also known as Mami, Kaya is also known as Mami, disagrees with Nana. Second question, guys, who are the two important people in Adjoa's life? One is Nana and another one is Mami or Kaya. Do they have the same opinion about her upbringing? No. They completely disagree with each other, right? So they disagree on many aspects of Adjoa's upbringing. Next is number 3. Number 3 का question है, according to Nana, what is the importance of strong legs? Very important. ऐसा question आ सकता है. So third answer is Nana associates strong legs with a woman's childbearing capabilities. She believes that woman's principal duty is to carry and give birth to healthy children, and she argues that only a woman with strong hips and legs can bear healthy children. Next, number 4, what is Nana's opinion about school? So, what is her opinion? And does Mami agree? No, she doesn't agree, right? So Nana doesn't approve of sending Adjoa to school. She doesn't see the merit in educating her, as she expects her to marry and manage a household. And she is only a 7-year-old girl. और यहाँ पर मामी का क्या यहाँ पर thinking था? So Mami supports Adjoa's education. She recognizes the importance and benefits of schooling. She wishes Adjoa to live in a different and more independent future. Next is the last one, guys, from this extract. What is the relationship dynamic between Nana and Mami? So you have to talk about the relationship between
Nana and Mami, and mention sentences from the above extract that depicts their personalities. तो ऊपर यहाँ पर जो कि हमारा sentences लिखा हुआ है वो सारा sentence हमें यहाँ पर read करके बताना है दोनों के personalities में क्या difference है. So lines तुम read करके बताओगे. सबसे पहले तो तुम्हें ये लिखना है Nana and Mami have a disbalanced dynamic in terms of power and authority which is in Nana's favor, right? She is very orthodox in nature. Nana का यहाँ पे behavior, nature तुम्हें पता होना चाहिए. Character sketch is important. They love each other like any mother-daughter duo. However, Nana is very assertive in nature. She is authoritative woman and orthodox, who follows old customs and traditions, right? She speaks her mind and expects respect and obedience from Mami and Arjua in most situations. Mami, on the other hand, is very soft and timid. Her repentance for her past mistakes leads her to submit to her mother's wishes and taunts. And sentence that depicts Nana's personality. So sentence यहाँ पर जो lines ऊपर हमने पढ़ा है वो line से, they are too thin and I'm not asking you. This shows she is very assertive in nature. And यहाँ पर Mami's personality कौन से यहाँ पर sentence से highlight होता है? Some people have no legs at all. My mother would try again with all her small courage. So this is the line which shows the nature of Mami, Kaya. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द फोटोग्राफर स्टेफन लीकॉक का ये जो स्टोरी है यहाँ से है. लिसन, आई केम हियर फॉर अ फोटोग्राफ अ पिक्चर समथिंग विच वुड हैव लुक्ड लाइक मी. आई वॉन्टेड समथिंग दैट वुड डिपिक्ट माई फेस एज हेवन गेव इट टू मी हम्बल. दो ये तुम लाइन पढ़ सकते हो. अब यहाँ पर वेयर इज़ द नरेटर, स्टूडियो में है, राइट? एंड वाई हैज़ ही गॉन देयर फॉर क्लिकिंग पिक्चर ऑफ हिम एंड हाउ ओल्ड इज़ ही इज़ 40 years, राइट? तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द नरेटर्स रिएक्शन ऑन सीइंग द प्रूफ ऑफ हिज फोटोग्राफ एंड व्हाट डज ही अल्टीमेटली डू विथ इट? नरेटर्स रिएक्शन, ही इज़ नॉट हैप्पी, राइट? ही इज़ नॉट हैप्पी लुकिंग एट हिज फोटोग्राफ. So what is the answer? Let's read the answer. The narrator feels shocked and disgusted when he sees the proof of his photograph. The proof of his photograph is far removed from the reality as his features had been adjusted to make him look attractive. Narrator ultimately leaves the studio and asks the photographer to keep the photo, calling it as a worthless bauble. Next guys, हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next हमारा third question क्या है? Let's see the question. State two processes according to the photographer which could change the features. एक सेल्फाइड और डेल्फाइड यहाँ पे बात किया गया था तुम्हारे स्टोरी में. So ये दो प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द फोटोग्राफर विच कुड चेंज द फीचर्स. फोटो चेंज कर सकता था ये मेथड. स्टेट व्हाट ईच प्रोसेस कुड चेंज. सो सेल्फाइड डेल्फाइड इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे एमसीक्यूज में भी आ सकता है. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस. टू प्रोसेसेस विच कुड चेंज द फीचर्स ऑफ द नरेटर वेर डेल्फाइड एंड सल्फाइड. द प्रोसेस ऑफ डेल्फाइड कुड रिमूव द आईब्रोज and put new ones in its place, and sulfide process से क्या हो सकता था? It could remove the ears entirely from the photograph. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next is number 4 का question guys. Number 4 का question क्या है? How did the narrator feel about the edits and if you were in his place would you feel the same? So यहाँ पर edits के बारे में पूछा गया है. So he was not happy, right? Because यहाँ पर उसका जो photograph है completely change कर दिया गया था by the photographer. All his facial features were changed to make him look more attractive. So answer is narrator was left disheartened and frustrated about the edits. The photographer's insensitivity towards his appearance leaves him shattered in tears. His insecurities are awoken and he feels humiliated by the photographer's ignorance towards his feelings. And if you were in his place, then तुम लिख सकते हो if I were in his place then I would have felt the same. देखो यहाँ पे तुम्हारा ओपिनियन भी पूछ सकता है, तो तुम्हें यहाँ पर खुद का आंसर, खुद का थॉट्स में यहाँ पर बनाकर लिखना पड़ेगा आंसर में. एंड नाउ गाइज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट. फिर हम लोग एक एक्सट्रैक्ट और डिस्कस करेंगे. सो इट्स हियर नंबर 5. व्हाई डिड द फोटोग्राफर नॉट लाइक द नरेटर्स आईब्रो एंड डिड ही प्लान टू मेक एनी मोर चेंजेस टू द फोटो एंड हाउ? सो कौन सा मेथड था? सल्फाइड मेथड, राइट? तो यहाँ पर तुम लोग आंसर रीड कर सकते हो. द फोटोग्राफर डिडंट लाइक द नरेटर्स आईब्रो एज ही डिडंट हैव, दिस इज इंपॉर्टेंट आंसर, ही डिडंट हैव एन आइडियल brow line with excess hair. He critiqued the hair low on the narrator's skull and removed it using the Delphi method. And he planned to edit the narrator's ears. He planned to remove them completely using the new sulfide technique. सो हमने ये वाला डिस्कस किया गाइज. अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो दिस इज़ फ्रॉम अमा आटा आईडू शॉर्ट स्टोरी गर्ल हु कैन. सो नाना वाला यहाँ पे स्टोरी है, तुम यहाँ पर रीड कर सकते हो. बट देन नाना हर सेल्फ, नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
इसको गो थ्रू कर लेना, इंपॉर्टेंट है. बट देन नाना herself looked so pleased out of surprise. My mother shut her mouth up. In any case, since the first time they heard the news, I have often caught Nana staring at my legs with a strange look on her face. ये कब होता है? जबकि वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है डिस्ट्रिक्ट गेम्स के लिए, राइट? तो फर्स्ट में यहाँ पर पूछा है हु इज़ काया. काया इज़ मामी, Adjua's mother. What news do Kaya and Nana hear? तो वही है regarding the district games. She was selected as an athlete, right? And what is the news about? तो वही हमें लिखना है. Let's go through it. So the answer is here. Kaya is Adjua's mother or mami. The news they hear is about Adjua. Kaya and Nana learn about Adjua's selection as an athlete in the junior level at the district games. Second. Now let's see the second one. Second question क्या है? Second question is, what was the importance of legs according to Nana initially? You already know this. And why was she staring? This is very important guys. ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है. अगर तुम्हें ये चैप्टर से एक्सट्रैक्ट देखने को मिला तो ये क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली. And why was she staring strangely at Adjua's legs? So the answer is here. Initially, Nana believed that legs are crucial for supporting a woman for childbearing. She postulates that women with strong legs are the only ones capable of bearing healthy children. As Adjua had thin legs, Nana complains that they will be too weak for any use. After hearing about Adjua's selection in district games, Nana stares strangely at Adjua's legs as she is puzzled by Adjua's selection. She is astonished at the possibility that Adjua's weak and thin legs could be useful. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइज. नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है वाई वॉज नाना प्लीज्ड विद द न्यूज शी लर्नड. वाई वॉज शी प्लीज्ड? तो तुम यहाँ पे रीड कर सकते हो. रिगार्डलेस ऑफ हर अर्लियर रिजर्वेशंस, नाना इज प्लीज्ड विद एडजुआ सिलेक्शन एज एन एथलीट. शी इज प्राउड ऑफ एडजुआ फॉर प्रूविंग हर रॉन्ग एंड एनलाइटिंग हर टू द मेनी अदर uses and importance of legs. इंपॉर्टेंट लाइन्स है गाइज. आई होप यू आर गेटिंग इट. वेरी सिंपल आंसर. नेक्स्ट इज नंबर 4 का क्वेश्चन. नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है? नंबर 4 का क्वेश्चन है व्हाट डिड नाना डू आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ एंड हाउ डिड एडजुआ फील अबाउट हर एक्शंस. सो क्या करती है वो यहाँ पर? किससे लेकर आती है? एक वो लेके आती है, राइट? प्रेस करने के लिए आयरन से यहाँ पर ड्रेस जो है उसको प्रेस करने के लिए. सो यहाँ पर आंसर क्या है तुम लोग यहाँ पर रीड कर सकते हो. Nana washes and irons Adjua's uniform every day herself for the entire week of Adjua's game. She even borrows the charcoal iron from Mr. Mensha to ensure Adjua looks her best while participating in the games. Adjua is surprised by her actions as before her selection, Nana had been the biggest opposer of Adjua's education. Next हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइज. मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है तो तुम यहाँ पर एक बार गो थ्रू कर लो सारा आंसर्स. नेक्स्ट इज नंबर 4 का क्वेश्चन. Number 4 is what did Nana do after hearing the news and how did Adjua feel about her actions? ये हमने डिस्कस कर लिया. Last question is what does this incident tell us about Nana? So यहाँ पर last answer. Let's read the answer. Incident depicts Nana's love for her granddaughter. It displayed her capacity to show care and acknowledgement of Adjua's achievement. She is proud of her granddaughter's accomplishment and shows it in her own subtle ways. She washes and irons her uniform to ensure Adjua feels her best while performing. Even though she displayed her skepticism towards Adjua's education and appearance in the past, she is capable of leaving her old ideas behind and supporting Adjua in her endeavors. Later, her thinking completely changed, right? नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट इज द लास्ट वन, लास्ट एक्सट्रैक्ट जो कि इस वीडियो का लास्ट एक्सट्रैक्ट होगा. पेडेस्ट्रियन से है अगेन. रे ब्रैडबरी स्टोरी. Pedestrian, sometimes he would walk for hours and miles and return only at midnight to his house, and on his way he would see the cottages and homes with their dark windows. तुम लोग रीड कर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन है who is referred to as he in the above extract. So who is he? It is Leonard Med. What does he occasionally do? How long he has been doing this? So let's read the answer. He is the protagonist, that is main character, Mr. Leonard Med, who is a lone pedestrian who loves to go on a routine walk on cold nights. Occasionally, Med would walk for miles and hours passing darkened houses, embarking upon his evening strolls to return only at midnight to his house. And Med has been taking his solitary walks for the past 10 years. Very important. Since past 10 years, he was following the same routine in the evening. Next one.
Next question guys. Next is number 2. What does he most dearly love to do? You already know क्या पसंद है उसको walk करना. Mention the time and the month of the year. तो month of the year यहाँ पर November था, right? And time mostly 8 right, 8 o'clock. And what is his marital status? He is not married, right? He is unmarried. So यहाँ पर तुम लोग read कर सकते हो. Leonard Mad most dearly loved to enter into the silences of the city in the cold evening and walk on the walkway made of cement and stones and step on their grassy junctions with hands in pocket. The time Mad would go out was 8 o'clock of a misty evening in November, and Leonard is not married, he is single and a bachelor. Next is number 3. नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है? नंबर 3 का क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशन हैज़ द प्रोटोगोनिस्ट टेकन इन ऑर्डर नॉट टू cause disturb to people indoors, and give one reason for his precaution for the precaution that he has taken apart from one mentioned in the question. So precautions बताना है. So let's read the answer. In order to, यहाँ पर ये तुम लोग रीड कर सकते हो. In order to not cause any disturbance to people indoors, Med wisely begins to wear sneakers, क्योंकि साउंड आता था जबकि वो यहाँ पर नॉर्मली शूज़ पहनता था, so that no sound is created with his footsteps. And another reason for this precaution is that wearing hard-soled shoes would create sound and would surely startle the dogs who would break the silence by barking. So these were the 2 reasons why he used to move silently. Next is number 4 का question guys. This is the second last question of this video. So which direction does he begin his journey on the particular evening, and why? You have to give any 2 reasons. So which direction तुम लोग यहाँ पे read कर सकते हो. On the particular evening, Med begins his journey in a westerly direction towards the hidden sea. Very important. Med takes this direction because the good crystal frost cut the nose and made his lungs blaze like Christmas tree inside. He could feel the cold light going on and off. ये तुम्हारा एक्सट्रैक्ट से है, मतलब ये तुम्हारा जो कि स्टोरी है वहाँ से, अगर तुमने स्टोरी पढ़ा है तो ये सब तुम्हें पता होगा. ये लाइन्स था हमारे स्टोरी में. All the branches filled with invisible snow. He could listen to the faint push of his soft shoes through autumn leaves with satisfaction. He could whistle a cold quiet whistle between his teeth. He could pick up a skeletal leaf and smell it. तो कोई भी तुम ये सारे में से कोई भी 2 रीज़न लिख सकते हो बेसिकली, बिकॉज हमें यहाँ पर क्वेश्चन में 2 रीजन्स पूछा गया था. तो इतने सारी चीज़ में से कुछ 2 लिखना है तुम्हें, जो भी तुम्हें याद हो. एंड लास्ट क्वेश्चन गाइज ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन ही स्टार्ट्स टू टर्न टुवर्ड्स हिज होम? हाउ डज ही रिएक्ट? व्हाई मस्ट ही सबमिट टू द प्रिवेलिंग लॉ एंड कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी? एंडिंग में उसको यहाँ पर किधर ले जाया जाता है तुम सभी को पता है, राइट? पुलिस, एक रोबोटिक पुलिस कार आता है, राइट? और क्या क्या क्वेश्चन उससे पूछा जाता है. तो ये गाइज, ये जो लास्ट वाला है इसका मैं आंसर नहीं बता रही हूँ. ये वाला डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी ऐसे बता दिया है तुम्हें, तुम सभी को पता है, तुम लोग लिख सकते हो बनाकर. तो गाइज हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर प्रोज का सारा क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट्स डिस्कस किया. तुम्हारा पूरा रिवीजन हो गया होगा चैप्टर्स अभी तक तुमने जो जो पढ़ा है. और गाइज अच्छे से एग्जाम देना, कल बोर्ड एग्जाम्स है, अच्छे से लिखना, टाइम प्रॉपर्ली मैनेज करना, लास्ट मिनट सजेशन जरूर देख लेना. ऑल द बेस्ट फॉर योर ICSE लिटरेचर बोर्ड एग्जाम्स.